नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आज के एक निर्णय पर, और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का आज का निर्णय हम सबको समझना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मैं बात कर रहा हूं न्यूज़ क्लिक की। आपको याद है दिल्ली दंगों में न्यूज़ क्लिक का एक बड़ा रोल था। आपको याद होगा कि जितने प्रकार के भारत में निगेटिविटी को लेकर आते हैं वो न्यूज़ क्लिक का मामला रहता है। और न्यूज़ क्लिक को विदेशी फंडिंग है। विदेशी फंडिंग पर केंद्र सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया। इन्वेस्टिगेशन बिठाकर न्यूज़ क्लिक के ऊपर एक्शन लिया। वो मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा। आज हाई कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय दिया। इससे पहले कि हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और इससे पहले कि मामला पूरा था क्या, हम लोग न्यूज़ क्लिक बनाने वाले प्रवीर पुरकायस्था के विषय में थोड़ा जान लें। अगर हम इनके विषय में नहीं जानेंगे तो न्यूज़ क्लिक के बारे में नहीं जान सकते, और भारत में चल रहे इस विवाद को भी नहीं जान सकते कि भारत में चल क्या रहा है। मैं लगातार कहता आया हूं कि भारत को नुकसान करने वाली 4 चीज़ें हैं, और उन 4 चीज़ों में एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी भी है जो चाइना के पक्ष में काम करती है, जो चाइना के लिए काम करती है, चाइना को फैसिलिटेट भारत में करती है। वो ये पूरा प्रकरण जो है वो कम्युनिस्टों का है। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस अपना सामान बेचने के लिए भारत को मार्केट मानते हैं, इसलिए तमाम तरह की रिसर्चें करवाकर भारत में पहले हृदय परिवर्तन करवाना, मस्तिष्क परिवर्तन करवाना, या उन रिसर्च करवाकर उनके डेटा का उपयोग करते हुए भारत में पॉलिसी बनाना, और पॉलिसी बनवाकर भारत को इन्फ्लुएंस में लेना। इवेंजिकल चर्चेस हम सब जानते हैं कि भारत में कन्वर्जन का खेल खेल रहे हैं, और चरमपंथी इस्लाम, ये चरमपंथी इस्लाम तो कभी नहीं सुधर सकता। इवेंजिकल चर्चेस कभी नहीं सुधर सकते। इनके लिए तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा, देश के लोगों को कुछ करना पड़ेगा। प्रवीर साहब जेएनयू के पढ़े हुए हैं, कम्युनिस्ट मानसिकता को खूब रखते हैं, और जेएनयू के अंदर ही, चूंकि ये छात्र तो इंजीनियरिंग के थे, लेकिन इनको आंदोलनों में बड़ा मजा आया। एसएफआई से जुड़ गए। एसएफआई समझते हैं ना, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्टों का स्टूडेंट विंग है, उसके साथ जुड़े। जेएनयू में इन्होंने बड़े बड़े कारनामे करने शुरू करे। 1970 का दशक था, खूब बढ़िया फले फूले। इसके बाद 75 की जब इमरजेंसी लगी तो ये इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ चल दिए। खैर वो तो सभी चल दिए थे। इंजीनियरिंग और साइंस में एक्टिविज्म शुरू किया। अब एक्टिविज्म क्या? टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को जागरूक करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में हृदय परिवर्तन करवाना, और टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया जाए कि ये जो लोग सोचते हैं वो आसानी से सोच सकें। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर भारत में आज 125 करोड़ लोग हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 5000 से 6000 लोग ही इस मानसिकता को फॉलो करते हैं। लेकिन ये 5000 लोग पूरे देश को इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। ये लेने का जो मुख्य साधन इन्होंने अपनाया वो था टेक्निकल कैरियर। अब चूंकि प्रवीर साहब टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़कर आए थे, तो इन्होंने ये प्रयोग किया, क्या कम्युनिस्ट फिलॉसफी टेक्निकल माध्यम से पूरे देश में फैल सकती है। ये पहले व्यक्ति हैं जो दिल्ली साइंस फोरम का मतलब है कि एक डीएसएफ बना था जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हमको देश भर में काम करना है, और वो सफल भी हुआ। आज की तारीख में कम्युनिस्ट फिलॉसफी को मानने वाले 5-7 हज़ार लोग हैं। इनमें से 100 लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया और इन पर ठीक ठीक दिखते हैं, बाकी भी हैं। अब ये सबका श्रेय इन प्रवीर साहब को जाता है। 2009 में इन्होंने न्यूज़ क्लिक बनाया। न्यूज़ क्लिक बताया कि भाई हम ग्राउंड रियलिटी को दिखाएंगे, अल्टरनेटिव वॉइस बनाएंगे, ग्लोबल कंटेंट बनाएंगे, देश भर संसार भर को बताएंगे, प्रोग्रेसिव लिफ्ट और नॉलेज को शेयर करेंगे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मतलब इनका सबका एक विचार है, कम्युनिस्ट फिलॉसफी का एक विचार, जब तक वो सत्ता में नहीं आते तब तक राज्य उनका दुश्मन है।
चाहे आप चाइना ले लीजिए, चाहे रशिया ले लीजिए, संसार में कहीं भी ले लीजिए, या फिर आप लैटिन अमेरिका ले लीजिए, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट फिलॉसफी है उनका एक विचार है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो होते हैं और देश को उखाड़ फेंकेंगे। जब देश को उखाड़ फेंकेंगे तो वो सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो फिर वो सबको चारा बनाकर फिर उनके सामने कोई नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे, उनके सामने कोई नहीं बोलेगा। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जिसे हमारे यहाँ द हिंदू है, वो उसने उसको ऐसे प्रचारित किया कि भाई वो जो है वो वॉइस ऑफ बॉयज है कंपटीशन देने वालों की। क्यों? क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन एक्सप्रेस एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये क्या है एंटी इस्टेब्लिशमेंट को जो मैं समझ पाया कि इसको उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी भी ऐसे ही कह रहे थे कि नहीं, राज्य के विरुद्ध है। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझिए। इन्होंने खोला, इनको 10 लाख रुपए की 10 करोड़ रुपए की लगभग 2018 में फंडिंग आई। इन्होंने नया तरीका अपनाया कि इन्होंने एक न्यूज़ क्लिक बनाया, वेबसाइट बनाई, वेब पोर्टल बनाया, वेब पोर्टल बनाकर उसके कंपनी बनाई। कंपनी अब सीधा भारत में पैसा आता है तो पकड़ा जाता है। कंपनी का शेयर इन्होंने कुछ 11-12 हज़ार रुपए का एक बनाया, और एक दूसरी ग्लोबल मीडिया मार्केटिंग की कंपनी थी, उसने इनके शेयर खरीद कर 10 करोड़ रुपया इनको दे दिया। कहा चलो, मोदी जी की सरकार है, 2014 के बाद बड़ा संकट है देश में पैसा आने का, तो इन्होंने पैसे का जो माध्यम वो ढूंढा। वो उससे पहले जो पैसा आता था तो हम जब जानते ही कांग्रेस के टाइम पर कहीं से भी लाकर रख दो, आतंकवादियों को पैसा सीधा आता था, कम्युनिस्टों को पैसा सीधा आता था, चर्चेस को पैसा सीधा आता था, देश विरोधी जितनी शक्तियां थी खूब पैसे कमाओ, और कांग्रेस के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। पैसा कमाओ, देश को नोच कर खा जाओ, क्या फर्क पड़ता है, पैसा आना चाहिए, पैसा है तो पॉलिटिक्स है, पैसा है तो शासन है, पैसा है तो, ये विचार रखकर कांग्रेस सामने चलती थी। कम्युनिस्ट भी ऐसे ही करते हैं। 2018 में इन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए, 2020 में केंद्र सरकार ने इन्वेस्टिगेशन बैठाया। अच्छा, एक बात और है, 2019 में केंद्र सरकार ने एक संशोधन किया और ये कहा कि डिजिटल मीडिया में अब फॉरेन फंडिंग 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। उससे पहले डिजिटल मीडिया माध्यमों में कुछ भी करते हो तो मीडिया पर लगाई थी, लेकिन डिजिटल मीडिया पर नहीं लगाई। डिजिटल मीडिया पर 2019 में केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई, 2020 में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठाया, और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन फेमा में बिठाया, इनके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ईडी बिठाई कि भाई आप गलत तरीके से इस पर पैसा ले रहे हैं। अच्छा, तभी इनके रूप भी सामने आने लगे। जैसे ही सरकार ने इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ बिठाया, एफडीआई के रूल्स समझने की कोशिश करी कि आखिर ये 10-10 करोड़ रुपया इकट्ठा लेते कहाँ से हो, कैसे, भाई कौन आदमी है जो 10 करोड़ रुपया आपको दे देता, आप घाटे में चल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो ये कह रही है इन्होंने जो 10 करोड़ रुपया लिया, वो 10 करोड़ रुपए में मोर देन 50%, बल्कि 70% सैलरियों में बांट दिया। सैलरियों में बांटने का मतलब आप समझते हैं, यानी कि कोई काम नहीं किया, लोग रखे, रिपोर्टें बनवाई और सैलरी बांट दी। अब न्यूज़ क्लिक एक आध रिपोर्ट बीच में दे देती है, एक आध चली जाती है। सीएए में उसने बड़ा रोल प्ले किया, दिल्ली दंगों में बड़ा रोल प्ले किया, यूएपीए के मामले देश भर में जहां कहीं भी आते हैं उनको बड़ा दर्द होता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के मामलों पर सरकार अगर एक्शन ले तो भी बड़ा कष्ट होता है। मस्जिद के बाद अगर गुम्मेबाजी हो और उस पर सरकार लाठी चलाए तो बड़ा कष्ट होता है। इनकाउंटर करे आतंकियों का तो बड़ा कष्ट होता है। ये इनके बेसिक फॉर्मूले। इनको हिंदुओं में दलित दिखते हैं, इनको देश में ईसाई और मुसलमान दिखते हैं, इनको बाकी कुछ नहीं दिखता। कुल मिलाकर इनका विचार यह है कि हिंदू फोबिया, हिंदूवादिता खत्म होनी चाहिए, भारत में हिंदू नहीं रहना चाहिए। भारत एक सेकुलर कंट्री है, कम्युनिज्म होना चाहिए, कम्युनिज्म में सब बराबर है, छोटा बड़ा कोई कितना भी मेहनत करे उसको भी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। कोई अगर अडानी अंबानी बन जाता अपनी मेहनत से और वो इस्टेब्लिश करता है कंपनी, तो उसका पैसा लूट कर सामान्य लोगों को बांट देना चाहिए, उन निकम्मों को बांट देना चाहिए जो कुछ करना नहीं चाहते, उनको बांट दो, वो बढ़िया देश के खिलाफ काम करें। ये विचार से ये लोग काम करते हैं। अब एफडीआई डिस्प्यूट में केंद्र सरकार ने इकोनॉमिक विंग बिठा दी, ऑफेंस विंग बिठा दी। हाई कोर्ट में मामला इन्होंने चैलेंज किया। मामला क्या था कि आपने 25% से ऊपर फंडिंग ली, दूसरा
आपने जो उन्होंने जो फंडिंग दी, आपने शेयर बेचे, क्योंकि 2019 के बाद ये हो गया था, आपने शेयर, और 2014 के बाद एफसीआरए के कानूनों में भी संशोधन हो गया था, तो अब नए तरीके से फंडिंग आने का व्यवस्था की थी कि आप हमारे शेयर खरीद लो, कोलैबोरेशन कर लो। उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया, शेयर खरीद लिए, 10 करोड़ रुपया दे दिया भारत को। आप सोचो, आज से 8 साल पहले 10 करोड़ रुपया दे दिया। 10 करोड़ में इन्होंने सैलरी वैलरी बांट दी, उनके जो लोग होंगे उनको बांट दिया, एम्प्लॉय दिखा दिए, काम खत्म हो गया। वो झारखंड में काम कर रहे होंगे, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे होंगे, वो कहीं मस्जिदों में काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी वो रोल पर दिखाया होगा, जो भी दिखाया। ईडी, सीबीआई, या मैं कहूं कि ईडी और ये जो इकोनॉमिक विंग है, उसने कहा कि आपने फेमा का उल्लंघन किया। दूसरी बात यह है कि आपने अपने शेयर्स इतने महंगे कैसे बेच दिए, तुम्हारे पास कुछ तो था ही नहीं। एक पोर्टल बनाया था तुमने, पोर्टल बनाकर 10 करोड़ रुपए तुमने कैसे बेच दिया उनको, और ये फंडिंग कैसे आ गई, और सामने वाली पार्टी ने तुमको सीधा पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। आपके तो उसने शेयर खरीद लिया, आपके शेयर की औकात 500 रुपए की, आपने 11,000 रुपए में बेच दिया। ये क्या है? फिर उन्होंने कहा कि भाई एफडीआई के रूल्स तोड़े हैं, इनका उपयोग आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, जो पैसा बाहर से आया उसको आपने सैलरी में बांटा, जो कि नियम के खिलाफ है। हाई कोर्ट में ये नया आ गया। हाई कोर्ट ने कहा कि, हाई कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुआ वो ये कहा कि पहली बात तो ये है कि रूल्स आपने 2019 में बनाए, 2018 में ये पैसे ले चुके थे, इट रिट्रोस्पेक्टिव इन रूल्स का प्रभाव नहीं हो सकता, इसलिए ये जो एफडीआई का मात्रा है वो तो कानून लागू ही नहीं होता। दूसरी बात, चलिए भाई नहीं लागू होता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई ये तो व्यापार है। हाई कोर्ट ने कहा ये तो व्यापार है, व्यापार में वो कितने का शेयर अपना बेचता है और सामने वाला कितने का खरीदता है, इससे तुमसे क्या? सरकार इसमें कैसे कर सकती है? वो अगर 1 रुपए वाला माल 12,000 रुपए में बेचता है और कोई विदेशी कंपनी उसको खरीदती है, शेयर खरीदती है, तुमको क्या लेना देना? ये सरकार का कंसर्न नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो पैसा आया वहां से वो कंपनी सैलरी में बांटे या सब उड़ा दे, वो व्यापार का हिस्सा है। उन्होंने लोग लगाए, घाटे में चले गए, अब उनको फायदा नहीं हुआ। ये तो वो कंपनी जाने जिसने 10 करोड़ रुपया दिया था, और ये कंपनी जाने जिसका कम हुआ था। इसमें तुम्हें क्या लॉजिकली समस्या है? सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरा जो मामला है ये ड्यू प्रोसेस से नहीं हुआ, ये पूरा मामला इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म करने वाले लोगों के खिलाफ अत्याचार है, और ये यूनिफाइड स्पिरिट जो देश की है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इकोनॉमिक डिसीजन लेना, कंपनी ने इकोनॉमिक डिसीजन लिए, अब उसने क्या किया तुमसे क्या लेने देना। हाँ, अगर उन्होंने दिल्ली दंगों में वो लिया था तो मुकदमा चल ही रहा है, अगर उन्होंने कहीं यूएपीए वाले मामलों में नाक कड़ाई थी तो मुकदमा चल ही रहा है। तो आपको सरकार कह रही है कि इसके पीछे की फंडिंग हम आपको बता रहे हैं कहां से माल आया। वो कह रहे हैं आप ये मत देखो कहां से माल आया, आप ये मत देखो कि उन्होंने सैलरी कहां बांट दी। अगर उन्होंने कुछ एक्टिविटी की है तो फिर आप मुकदमा चलाइए, लेकिन फंडिंग आने दीजिए। शेयर खरीदे हैं, कोई कितने में खरीदता है इसको सरकार से मतलब नहीं। मैं समझता हूं इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बैठाया गया कि वो कंपनी जिसने शेयर खरीदा इंटरनेशनल मार्केट की, वो कंपनी आखिर उसके पीछे का राज क्या है, उसकी फंडिंग कहां से आती है? क्या सोरस है? तमाम तरह के ऐसी फंडिंग भारत में आती हैं, और भारत को चूंकि भारत में नौकरी करना हमारे स्वभाव में है, तो हम उनके नौकर बनते हैं, जैसा वो बताते हैं वैसी रिपोर्टें बनाते हैं। आपको देखना हो तो मैं आपको बताऊं कि जॉली लिलबी 3 देखिएगा, उसमें एक पॉइंट पर यह कहा गया कि साहब ये सज्जन जो हैं वो एनालिस्ट हैं, ये रिपोर्ट बनाते हैं, ये वही रिपोर्ट बनाते हैं जहां इनका व्यापारी जो जिसके खिलाफ मुकदमा है, जो वहां अपने प्रोजेक्ट लगाता है, ये वहीं पर किसानों को कहते हैं कि तुम्हें तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, जंगलों से कहते हैं कि जंगल खाली कर दो तो तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। मतलब कहने का ये है यहां पर कि ये वो कंपनियां हैं जो उनके हिसाब के लिए यहां रिपोर्टें बनाती हैं, और फिर ये रिपोर्टें ग्लोबल मार्केट में जाती हैं। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस इनके आधार पर भारत में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान लगाती हैं कि भारत को कैसे निचोड़ा जाए और भारत को कैसे दुखी किया जाए, भारत को कैसे तड़पाया जाए, क्योंकि तड़पाने से इनको लाभ मिलेगा। जितना भारत डिस्टर्ब होगा उतना माल खाने को मिलेगा, और जितना भारत समृद्ध होगा, ताकतवर होगा, भारत में उतना ही ग्लोबल फोर्सेस को धन कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब ध्यान में रखते हुए आपके उत्तरों की आवश्यकता है। आप क्या कहते हैं कि भाई इनमें कैसा होना चाहिए? हाई कोर्ट की वर्डिक्ट में आपको बताता हूं। Not only are the prison's proceeding nullified, but also an arbitrary attack and abuse of power on the free and imperial journalism of the petitioner.
अब कंपनी भी है, कॉरपोरेट सेक्टर भी है, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट भी है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है, शेयर बेचना भी है और जर्नलिज्म भी है। ये जो फ्री जर्नलिज्म है, इसके ऊपर आघात कर रही है सरकार, जो नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि फंडिंग रोकना नहीं रोकेंगे तब तक आप देश में ये जो न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मुकदमा हो गया, ये जो उल्टी सीधी रिपोर्टें, भड़काऊ रिपोर्टें इन्होंने छापी, लोगों को डेटा दिया और उसकी वजह से ग्लोबल आउटरीच भारत में बढ़ी, या भारत में किसान आंदोलन, ये इनमें फंडिंग का चक्कर है ना। पैसा आया तो आपने पैसा खर्च किया और ये सब माहौल बनाया, और माहौल बनाया तो देश में लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो और लोग भी आ गए और पूरे विश्व को मैसेज गलत गया। तो फंडिंग तो मुख्य चीज़ है। अब इस फंडिंग में तरीके तमाम तरह के निकाले जाते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन ढूंढना क्या आवश्यक नहीं है। फंडिंग फॉर द रॉन्गफुल इंटेंशन बायस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन 23, 24, 25 पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका उद्देश्य देश में गलत करना हो, जिसका ऑब्जेक्ट गलत हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होता है। जिसका ऑब्जेक्ट गलत हो भारत में इन्वेस्टमेंट करने का, क्या उसका ऑब्जेक्ट गलत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, क्या वो मैलाफाइड नहीं है, क्या उस पर मुकदमे नहीं होने चाहिए, क्या उसकी फंडिंग बंद नहीं होनी चाहिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होने चाहिए। अगर ये जजमेंट सस्टेन करता है तो समझ लीजिए FCRA कानून आपके धरे रह जाएंगे। अगर FCRA कानून धरे रह गए तो फिर ये कंपनियों के माध्यम से देश में न्यूज़ क्लिक जैसी तमाम बो दी जाएंगी करोड़ों कंपनियां, और इन करोड़ों कंपनियों में पैसा आने लगेगा और कोर्ट कहेगा कि भाई वो घाटे में चला गया, क्या है, सैलरी वांट दी, क्या है, उसने रिपोर्ट बनाई थी, उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी, उसने जो भी किया, तुमसे क्या, हमसे क्या, क्या आपसे भी क्या, क्या देश में भी ऐसा ही, क्या देश यही भुगतेगा, क्या ये मॉडस ऑपरेंडी जारी रहना चाहिए। सही क्या गलत क्या, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस पर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये पारितोषित होता है हमारे लोगों का। और पारितोषित ऐसे होता है कि भाई देखो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके ये निकाला, सब ढूंढा और उसका ये सब बनाया, और फिर लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो आपका जो लाइक सब्सक्राइब है वो और कमेंट है वो हमारे लोगों को प्रेरित करता है। आप क्या कैसे करेंगे आप जाने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।